हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे 11 जनवरी का सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए। बिल्कुल दोस्तों 100% रियल प्रश्न होंगे, इसलिए मैं लेट वीडियो भी लाता हूं कि सारे प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हो जाएं, उसके बाद आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दूं। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कराने से कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं छात्रों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए दोस्तों हमेशा जब मेरे पास 100% रियल प्रश्न आ जाते हैं तब मैं वीडियो बना देता हूं, वरना मैं वीडियो हमेशा लेट बनाता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखा होगा कि सबसे लेट सबसे सटीक, हालांकि आम तौर पे आप लोग देखते होंगे कि सबसे तेज सबसे सटीक, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा वीडियो लेट बनाता हूं, इसलिए मेरे थंबनेल पे ये है सबसे लेट सबसे सटीक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनका भी पेपर था सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में, वो अपना आंसर मिलाते चलेंगे। और जिन छात्रों का अभी पेपर बाकी है दोस्तों, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाला है, क्योंकि एनालिसिस दोस्तों हर एक प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे, जहां से प्रश्न आने की संभावना अधिक बनती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया था। पहला सवाल पूछा गया है दोस्तों कि संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार से प्रश्न बनेंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए प्रश्न बनेंगे। 10 जनवरी को भी मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भाग 3 इसका सही उत्तर था। तो संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद अगर आपसे पूछता है तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट कुछ भाग हैं। जैसे भाग 1, भाग 1 में क्या है दोस्तों कि संघ और उसका क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। यह प्रश्न बन गया है, ध्यान रखेंगे। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भाग 4 का ए दोस्तों, ये तो प्रश्न आने की पूरा संभावना है कि भाग 4 ए में क्या है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद की बात करें तो 51 का ए अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। आगे है दोस्तों भाग 8, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है और अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में है दोस्तों पंचायत, अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है दोस्तों। ये भी ध्यान आपको रखना है कि अनुच्छेद 243 जो है ए से शुरू होता है और ओ पे खत्म होता है। यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होगा दोस्तों। जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उस समय तो इस मतलब 243 ए से लेकर 243 ओ तक के हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, और यहाँ भी शुरुआत हो गई है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प नीति चलाया था, ठीक है। और यहाँ से सवाल पूछा गया कि झांसी का विलय कब किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1853 में, कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति जो चलाया गया, इसके तहत झांसी का विलय किया गया 1853 में। यही आपका राइट आंसर था। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट राज्य के बारे में जानते हैं जिसको लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों अपने हड़प नीति के तहत मिला लिया था। सबसे पहले दोस्तों सतारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पहली बार इस राज्य को मिलाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सतारा जो दोस्तों है 1848 में मिलाया गया, किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जैतपुर 1849 ईस्वी में। बघाट जो है दोस्तों 1850 ईस्वी। उदयपुर 1852 ईस्वी। झांसी जो कि आपके प्रश्न पूछ लिया गया 1853 में। नागपुर पूछा जाएगा दोस्तों 1854 में, याद रखेंगे। करौली 1855 में। और अवध जो है दोस्तों लास्ट है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे 1856 ईस्वी में। आइए दोस्तों बात करते हैं अब अगले प्रश्न का। प्रश्न आपके सामने है, कनौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? दोस्तों कनौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, याद रखेंगे। ये दरबारी कवि थे बाणभट्ट, किसका? तो हर्षवर्धन का। अच्छा, बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय आया था। ये प्रश्न तो बार बार रिपीट होता है, ये भी आपको याद रखना है कि चीनी यात्री जो है दोस्तों हेनसांग, वो हर्षवर्धन के समय आया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि गोबर किस प्रकार की खाद है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था जैविक खाद। गोबर किस प्रकार की खाद है? तो जैविक खाद है। अगला सवाल देख लेते हैं,
स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन अगर मेरे पास मौजूद रहता तो मैं बता देता कि कौन सा ऑप्शन था, लेकिन यहाँ मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि दोस्तों कौन कौन सा उद्योग था जो स्वतंत्रता से पहले भारत में विकसित हो गया था। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबका नाम मैं नहीं ले सकता दोस्तों। इन्हीं में से आपका कोई ऑप्शन होगा और राइट आंसर भी था। तो अगला सवाल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों चरण दास महंत बन गए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक साथ सब कोई थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है। हमारा टारगेट है लाइक कम से कम 1000 या फिर 500 प्लस, ठीक है। मैं कम ही रखता हूँ, 500 प्लस लाइक का इस बार टारगेट है, आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। सवाल पूछा गया कि जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर था दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को दोस्तों NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किनको? तो दिनकर गुप्ता को याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है। तो दोस्तों बिल्कुल यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे पनामा नहर इसका सही उत्तर था। तो प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आपको दिख रहा होगा दोस्तों लाल सागर तथा भूमध्य सागर, इसको कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों जोड़ता है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा हटके था और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति हैं। कौन है? तो सोनल मानसिंह। दोस्तों ये भरतनाट्यम और ओडिशा नृत्य से संबंधित है। ध्यान रखेंगे 1992 में पद्म भूषण इनको मिला और 2003 में पद्म विभूषण भी मिला, और सबसे कम उम्र में ये प्राप्तकर्ता बन गए हैं सोनल मानसिंह। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता सबसे कम उम्र के कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? तो 40 वर्ष थी। ये आपको ध्यान में रखना है। कमेंट में बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया है, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिए फटाफट। अगला सवाल आपसे पूछा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था बेंगलुरु में, यानी कर्नाटक राज्य में दोस्तों एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है। और किस स्थान पे? तो बेंगलुरु में है, याद रखेंगे दोस्तों। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। दोस्तों आइए कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेडियम का नाम जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ईडन गार्डन स्टेडियम दोस्तों कोलकाता में है। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट खिलाड़ी का नाम जानते हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। जैसे साइना नेहवाल, PV सिंधु, पुलेला गोपीचंद। यहाँ से सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 243 का C किससे संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 243 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है? तो A से शुरू होता है और O पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 के C में क्या लिखा गया है कि पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि अनुच्छेद 243 में पंचायत संबंधित परिभाषा दिया गया है। 243 के A में दोस्तों ग्राम सभा है। 243 के B में पंचायत का गठन है। और पंचायती राज दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुआ था? तो 2010 से शुरू हुआ था। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया कि 2.4% हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है और विश्व में 7वां स्थान है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या पूछे दोस्तों तो विश्व का 17.7% जनसंख्या भारत का है।
आइए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार देश, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है दोस्तों रसिया का, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरा पे चाइना, चौथा पे यूनाइटेड स्टेट, पांचवा पर ब्राज़ील है और छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, सातवां पर इंडिया और यह सवाल आपसे पूछ लिया गया। 8 नंबर पे अर्जेंटीना है और 9 नंबर पे कजाकिस्तान है और 10 नंबर पे दोस्तों अल्जीरिया है। ये आपको क्रम याद रखना है 10 तक। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों जल जीवन मिशन शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2019 को। किसने शुरू किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि बुलिमिया रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। बुलिमिया रोग याद रखेंगे, आपके बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था। अब आइए बात करते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट का। जिन छात्र का थर्ड शिफ्ट में पेपर था वो फटाफट अपना आंसर मिलाते चलेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया कि मध्य प्रदेश में गिरिडा डांस कब किया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा हट के सवाल पूछा गया है कि गिरिडा जो कि गिरिडा डांस है वो कब किया जाता है मध्य प्रदेश में, ये सवाल पूछ लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था कि दोस्तों रबी फसल की जब कटाई होती है उसके बाद गिरिडा डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि त्रिचूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर लगभग 2 साल से दोस्तों यह प्रश्न हर पेपर में पूछा जा रहा है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है। तो त्रिचूर पूरम उत्सव कहाँ का है दोस्तों? तो केरल का है और यह एक हिंदू उत्सव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि शतरंज यानी चेस के पंक्तियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ क्लियर छात्र नहीं बता पाए हैं कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति के बारे में पूछा है या फिर क्षैतिज पंक्ति के बारे में पूछा है। चलिए हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शतरंज 64 वर्गों में एक बोर्ड पर खेला जाता है, जिसमें 8 ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है जिसको फाइल बोला जाता है और 8 क्षैतिज पंक्ति होती है जिसको रैंक बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पेपर में अगर पूछता है क्षैतिज तो आप बोलेंगे रैंक, अगर ऊर्ध्वाधर पूछता है तो फाइल हो जाएगा। कुल कितने होते हैं? तो 64 होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? आसान सा सवाल दोस्तों पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था कोलकाता। तो कलकत्ता में दोस्तों 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों 1857 में ही कलकत्ता तो इसका सही उत्तर था। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास यहाँ भी खोला गया था, यानी 3 जगह पर खोला गया था 1857 में विश्वविद्यालय, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता में खोला था, तो इसलिए कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? अभी मैंने अनुच्छेद बताया था मौलिक कर्तव्य का दोस्तों 51 का, ए में इसका वर्णन है। आइए बात करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों कुल 11 हैं, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया और अनुच्छेद की बात करें तो 51 का ए मैंने बता रखा है। देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया हमारे संविधान में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे पारित किया गया था दोस्तों, और इसे रूस से लिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मानसून से पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब मानसून से पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या बोलते हैं? तो काल बैसाखी बोलते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, यही आपका राइट आंसर था, काल बैसाखी। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1983 में दक्षिण एशियाई खेल परिषद की स्थापना हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में किस उम्र से कम व्यक्तियों को श्रमिक नहीं माना जाता है? तो बिल्कुल आसान सवाल, सही उत्तर था 14 वर्ष। अगला सवाल है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यह प्रश्न बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब आने वाले पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टमाटर में पूछ ले तो ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में पूछे ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा या फिर नींबू में पूछे तो सिट्रिक अम्ल, इमली में पूछे टार्टरिक अम्ल, और सेव में कौन सा अम्ल मिलता है? तो मैलिक अम्ल मिलता है, ये याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मोहम्मद यूनिस के द्वारा बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना
किया गया मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एसएससी का जब भी आप पेपर देंगे तो पड़ोसी देश से सवाल पूछा जाता है, जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से सवाल पूछ लिए गए हैं, और आज आपका श्रीलंका से भी पूछा गया था ना, वहाँ के प्रधानमंत्री करके कुछ प्रश्न पूछा गया था। कल प्रश्न पूछा गया था 10 तारीख को, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था, शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। आइए कुछ और वंश के बारे में जानकारी ले लेते हैं फटाफट। देखिए, हर्यक वंश जो है दोस्तों, इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया। शिशुनाग वंश का शिशुनाग के द्वारा, और नंद वंश के द्वारा दोस्तों महापद्मानंद के द्वारा स्थापना किया गया, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना किया गया। अगला सवाल है, वर्तमान आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक कौन भारतीय है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि हाल ही में अगस्त 2022 में इनको नियुक्त किया गया है आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक, जो कि एक भारतीय हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला सवाल पूछा गया है, बिना प्रकृति के दोहन की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं? दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सौर, पवन, सागर, पनबिजली या फिर बायोमास। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके ऑप्शन में इनमें से क्या दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों के प्रारंभ की बात करें तो 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन, कनाडा, याद रखेंगे। और भारत में कब? एक बार ही हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में मात्र एकलौता आयोजन किया गया है। 2010 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। देखिए 2022 का राष्ट्रमंडल खेल अभी समाप्त हुआ है हाल ही में। कहाँ? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और फर्स्ट स्थान कौन रहा दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया रहा, कुल 178 मेडल जीता। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का रैंक क्या रहा? तो 4th रैंक रहा भारत का 2022 का राष्ट्रमंडल खेल, जो कि बर्मिंघम, इंग्लैंड में समाप्त हुआ। भारत ने कुल दोस्तों 61 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज शामिल है। अगला सवाल पूछा गया है, अब देखिए दोस्तों 4th शिफ्ट का पेपर एनालिसिस हम लोग देखेंगे, तो जिनका भी 4th शिफ्ट में था वो अपना आंसर मिलाते चलेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया कि भारतीय बैंक यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, प्रशांत कुमार है राइट आंसर। तो भारतीय बैंक जो कि यस बैंक है, इसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार बन गए हैं। अगला सवाल पूछा गया है, जनगणना कौन करता है? कराता है दोस्तों, कौन जनगणना कराता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो जनगणना संगठन है वह गृह मंत्रालय है उसके अधीन में आता है दोस्तों, और गृह मंत्रालय के ऑर्डर पर ही जनगणना किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों आरबीसी की आकृति की बात करें तो द्विबीजपत्री डिस्क आप लोग देखे हैं ना, कैसेट डीवीडी का, वैसा दोस्तों होता है आरबीसी का आकृति, ध्यान रखेंगे। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है डब्ल्यूबीसी से। देखिए डब्ल्यूबीसी तो रंगहीन होता है और आरबीसी का रंग लाल होता है, ये तो आपको पता ही है। और आकृति इसकी कैसी होती है डब्ल्यूबीसी का? तो निश्चित नहीं होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का कोई आकृति निश्चित नहीं होता है, और आरबीसी का द्विबीजपत्री आकार का होता है आकृति। अगला सवाल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सुमन बेरी बने हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो रहा था, उसमें भी पूछा जा रहा था यह प्रश्न लगातार, तो ध्यान रखेंगे। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी हो जाएगा। अभी सीजीएल का जो पेपर हुआ उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब जीडी में भी पूछ लिया गया है। तो अध्यक्ष की बात करें नीति आयोग का, तो प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं जो कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और नीति आयोग के भी अध्यक्ष हैं। अगर आपके एग्जाम में सीईओ पूछे नीति आयोग का तो परमेश्वरन अय्यर हो जाएगा। और गठन की बात करें दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल पूछा गया है कि आवर्त सारणी में क्रमांक 33 यानी जो परमाणु क्रमांक है 33 पर कौन सा तत्व है? तो सही उत्तर था आर्सेनिक दोस्तों, आर्सेनिक है 33 परमाणु क्रमांक पे, ठीक। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अब क्या क्या योग्यता है इनके बारे में तो डिस्कशन करना होगा। अब इनमें से आपको कोई एक दिया हुआ था और उसको आपको टिक करना था। चलिए देखते हैं पहली योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है
उम्र 35 साल से कम ना होना चाहिए, यानी 35 साल से अधिक होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। और चौथा है दोस्तों, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को, तब जाकर वह राष्ट्रपति बनने के लायक है, योग्य है। अगला सवाल देख लेते हैं, हरित क्रांति की अवधि क्या थी? तो दोस्तों देखिए, हरित क्रांति की बात करें तो 1967 से 68 और 1977 से 78। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, और भारत में पूछे तो दोस्तों तो MS स्वामीनाथन आपका सही उत्तर होगा। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों लोक नृत्य से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लोक नृत्य के दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आज से 2 महीना पहले, बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे राज्य का मैंने लोक नृत्य डिस्कस कर रखा है, उसको अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपके 2 प्रश्न सही हो जाएंगे, यानी 4 अंक आपके मिल सकते हैं अगर उस एक वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम से पहले उसको जरूर देख लेना है, ठीक है। लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सुराही नृत्य, लमास नृत्य, जाबरो नृत्य, ठीक है। ये तीनों जो हैं लद्दाख के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। बात करते हैं दोस्तों लद्दाख के उत्सव कौन है, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हेमिस उत्सव, लोसार उत्सव, सकदावा उत्सव जो है दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। अगला सवाल है, 2018 एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जकार्ता और पालमबर्ग, इंडोनेशिया में आयोजन किया गया था 2018 का एशियन गेम्स। देखिए दोस्तों 2018 का करंट अफेयर्स पूछा है, करंट अफेयर्स नहीं है, यह एशियन गेम्स है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एशियन गेम्स, ध्यान रखेंगे। अब आप बोलेंगे कि 2018 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं, यह करंट अफेयर्स नहीं है दोस्तों, ट्रेडिशनल जीके है। 2022 का अगर पूछ ले, ये आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो होंगजाओ चीन में आयोजन किया जाएगा एशियन गेम्स का। 2026 का पूछे तो एची और नगोया यानी जापान में दोस्तों एशियन गेम्स का आयोजन होगा 2026 में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, 2018 एशिया कप के विजेता ODI में बताना है दोस्तों, यानी 50 ओवर वाला जो गेम हुआ था 2018 में एशिया कप, उसका विजेता कौन है? तो अपना प्यारा देश भारत दोस्तों जीता था 2018 का एशिया कप। और उप विजेता रहा दोस्तों बांग्लादेश, जो कि फाइनल में हार गया था भारत से। अब 2022 का पूछ ले दोस्तों, क्योंकि 2022 का भी एशिया कप क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो कौन जीता है दोस्तों? तो श्रीलंका जीत गया है, और पाकिस्तान क्या रहा, उप विजेता रहा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 2022 में जो एशिया कप हुआ है T20 फॉर्मेट में हुआ है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का शासन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का शासन मगध राज्य पर किया गया था, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, और अभी के वर्तमान में बात करें तो वह बिहार में है, ठीक है। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1919 में खिलाफत आंदोलन समिति का गठन मुंबई में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया कि गोफ नृत्य कहाँ का प्रचलित है? दोस्तों गोफ नृत्य जो है किस राज्य का है? तो गोवा का है। यानी नृत्य से दोस्तों लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। बात करें दोस्तों, एक गोवा का उत्सव जो है सिग्मो उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है बार बार कि गोवा का कौन सा उत्सव है? तो सिग्मो उत्सव, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और नए हैं चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।